सुबह सुबह राजू साइकिल पर घंटी बजाते हुए दामोदर के घर पर रुकता है और खटखटाते हुए कहता है, अरे ओ दामोदर साहब, दूध ले लीजिए, ताजा ताजा दूध। तभी दामोदर की पत्नी सुहाना आवाज लगाकर कहती है, अरे वो दूध वाले भैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जरा दरवाजे पर जोर से धक्का मारो, दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा मालकिन, खोलता हूँ। तभी राजू जोर से दरवाजा खोलता है कि सुहाना पर गिर पड़ता है और कहता है, अरे अरे बाप रे, ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा और कड़वा कड़वा मुंह क्यों हो गया मेरा। अरे ओ दूध वाले भैया, तने खटी जाई, मैं पिचक गई हूँ और मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी। ई का मतलब हमरे मुंह में मेहंदी लग गई वाह, माफ करना मालकिन। और ये क्या, मेरे तो सारे दूध का सत्यानाश हो गया। अरे आराम से नहीं आ सकते थे, अपना भी नुकसान करवा दिया और मेरा भी। अब सीधे जाओ और यहाँ से मुंह धो लो। जी 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 मालकिन। राजू ये कहकर आगे चला जाता है और टकले मोटे दांत टूटे हुए दामोदर के कमरे में घुस जाता है, जहाँ वो हाथ में हीरे को लेकर देखते हुए कहता है, अरे वाह वाह वाह, अपने इस हीरो को तो मैं अपने टूटे हुए दांतों की जगह में जड़वा लूंगा। लोगों के पास सोने का दांत होता है और मैं हीरे का दांत लगवाऊंगा। लंगूर के मुंह में अंगूर, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। वैसे भी मोटे टकले भद्दे वाले इंसान के अगर दांत में हीरा भी जड़वा दिया जाए तो भी वो बदसूरत का बदसूरत ही लगेगा। अगर मैं इससे चोरी कर लूंगा तो मैं और मेरी पत्नी आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। इतना महंगा, करोड़ों का तो होगा ये कोहिनूर हीरा। इसे यहाँ रख देता हूँ, जल्दी से पानी पीकर आता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। दामोदर हीरा रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए राजू उस हीरे को अपने कब्जे में कर लेता है और खिड़की से भाग जाता है। तभी दामोदर रखे हुए टेबल पर हीरे को उठाता है, मगर उसे वो नजर नहीं आता। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है और बौखलाते हुए कहता है, अरे बाप रे, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। यहाँ मैंने अपने 2-3 हीरो को रखा था, पर वो तो यहाँ पर है नहीं। कौन ले गया आखिर? अरे ये खिड़की तो बंद थी, अब खुली कैसे है? सुहाना, अरे तनिक इधर आओ। तभी सुहाना आकर कहती है, अजी क्या हुआ है? क्यों घर को सर पर उठा लिया है जो इतना चिल्लाए जा रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे मेरे करोड़ों के हीरे यहाँ पर नहीं है। अब तुमने किसी को घर में घुसाया होगा जो मेरी खिड़की से कूद कर भाग गया। अरे भला मैं किसी को क्यों आपके कमरे तक भेजूंगी? अरे हाँ, अभी दूध वाला आया था, कहीं उसी ने तो आपके हीरे नहीं चुरा लिए? जहाँ ये दोनों दूध वाले के बारे में जानकारी पता कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दूध वाला राजू अपनी पत्नी कांता को हीरे दिखाते हुए कहता है, कांता, अब तो हमारी जिंदगी बन गई है। इन हीरो से अब हम अमीर हो गए हैं। इन्हें बेचकर हम ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे बाप रे बाप, अगा भाई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये असली के हीरे हैं ना बाबा? अरे हाँ कांता, काहे टेंशन लेती हो? अब मुझे दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों कल सुबह यहाँ से हीरे लेकर निकल जाएंगे। जी ठीक है। ये कहकर वो दोनों जश्न मनाकर सो जाते हैं और अगली सुबह रवाना होते ही हैं। दामोदर और उसकी पत्नी सुहाना यहाँ आकर धावा बोल देते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें क्या लगा था, हमें बेवकूफ बनाकर तुम हमारे हीरे लूटकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे? नहीं, तुमने गलत सोचा था। चलो चलो, हमारे हीरे वापस करो, वरना हमें छीनना भी आता है। कांता, कुछ भी हो जाए तुम ये हीरे मत देना, हम भाग जाएंगे यहाँ से। जी ठीक है। हीरे कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए, मेरी मुट्ठी में ही है हीरे। ये बोलकर वो दोनों भागते ही हैं कि दामोदर और सुहाना उन दोनों को रोकने के लिए भारी पत्थर को सर पर मारते हैं, जिससे उन दोनों के सर से बहुत खून निकलने लगता है और दामोदर उसकी मुट्ठी से हीरे छीन कर कहता है, बड़ा आए थे मुझसे मेरे प्यारे से हीरे छीनने वाले। अच्छा हुआ दोनों यहीं मर गए, चोर कहीं के। दामोदर, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। ये कहते ही दोनों पति पत्नी अपना दम तोड़ देते हैं। उन दोनों के मरने के बाद दामोदर और उसकी पत्नी दोनों की लाश को उसी जमीन में दफना देते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन बाद वो अपनी लाश से चुड़ैल और भूत बनकर निकलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो बहुत कुछ सोचा था, पर उल्टा ही हो गया और हम दोनों की जान चली गई। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस हीरे के लालच में हम दोनों की जान चली गई। राजू जी, वो देखिए, मेरी मुट्ठी के ऊपर एक पौधा उगा हुआ है।
भला ये कैसे आ गया? मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, जरा देखो तो सही, और तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है भी। चुड़ैल अपनी लाश की मुट्ठी खोलती है तो पाती है कि एक हीरा उसके हाथ में ही रह जाता है और उस पौधे पर 4-5 हीरे लटके होते हैं। तभी दोनों भूत और चुड़ैल अपनी अटकलें लगाते हुए कहते हैं, कांता, मुझे तो लग रहा है कि ये हमारे हाथ से सारे हीरे ले नहीं पाए। फिर हमारी हीरे की अधूरी इच्छा से भी हो सकता है कि ये हीरे का पौधा उगाया हो। आप बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों ना मैं इन हीरों को और मिट्टी में दबा दूं, जिससे यहाँ और हीरे के पौधे होंगे और उसकी खेती करके हम लोगों का भला करेंगे। हमने जो चोरी की थी उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है, वरना हमारी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तुम सही कहती हो। तभी दोनों भूत और चुड़ैल हीरे को उस खेत में दबा देते हैं और पानी डालते हैं। 2-4 दिन बाद वहाँ पर भी हीरे का पौधा उग जाता है, जो कि हीरे के साथ पौधा भी चमकदार होता है। उस हीरे के पौधे को उखाड़ते ही कांता कहती है, अजी देखिए तो, एक तरह से हमारे हीरे का सपना पूरा हो ही गया। हाँ भगवान, तुम ठीक कहती हो बिल्कुल। मैं इन हीरों को निकाल कर रख लेती हूँ, फिर हम इन्हें बेचने के बाद मिले पैसों से गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे और उन्हें खाना खिलाएंगे। हाँ भगवान, हमारे पश्चाताप करने का अब यही जरिया बचा है। तभी वो हीरे निकालने के बाद भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर सुनार को बेच देते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे ढेर सारा खाने का सामान लाकर मंदिर के बाहर बैठे और सीढ़ियों पर बैठे असहाय गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तभी बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहती है, पता है बेटा, 2 दिन से किसी ने खाना नहीं दिया था हमें, पर तुम लोगों ने दे दिया। भगवान तुम दोनों पति पत्नी को खुश रखे, तुम्हारी इच्छा को पूरा करे। शुक्रिया दादी, आपने हमें इतना कह दिया, हमारे लिए वही बहुत है। तभी 2 बच्चे आकर उनसे कहते हैं, अंकल आंटी हमारी मदद कीजिए, हमारी मम्मी पापा बहुत बीमार हैं और हमारे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कल सुबह के बाद हमने तब से कुछ नहीं खाया, हमारी मदद कीजिए। हाँ अंकल आंटी। अरे बच्चों, ऐसे रोते नहीं हैं, मुझे अपने माता पिता के पास ले चलो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। सुनिए जी, इन हीरे के पैसों से इनके घर का राशन भर देते हैं और कुछ पैसे भी दे देते हैं उनके माता पिता का इलाज करवाने के लिए। हाँ ठीक है। ये कहते ही दोनों भूत और चुड़ैल उन बच्चों के घर पहुंच जाते हैं और उनके घर की सफाई करके घर की हालत को ठीक करते हैं और उन्हें पैसे देकर बोलते हैं, बच्चों देखो अब तुम्हारा घर कितना चमक रहा है और ये जो तुम्हें पैसे दिए हैं इससे अपने मम्मी पापा का इलाज करवा कर अच्छे से रखना, और ये कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे घर में इतना काम कर दिया और ये सब भी दे दिया। कैसे आपका एहसान चुकाऊं? अरे कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। इस तरह वो भूत और चुड़ैल इंसानी रूप में जाकर लोगों की मदद करते हैं। तभी एक बुढ़िया रोते हुए उनके पास आती है और कहती है, बच्चों मैंने सुना है तुम सब लोगों की मदद करते हो, मेरी भी मदद कर दो। कल मेरी बेटी की शादी है और उसके ससुराल वालों ने हीरो का हार और कंगन की मांग की है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? वरना मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ हाँ माँ जी, हीरे के कंगन और हार का क्या, हीरो के झुमके भी देंगे हम आपको। आप रोइए मत, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। ये बोलते ही चुड़ैल सुनार को हीरे देकर हीरो का हार, झुमका, अंगूठी सब बनवा कर उस बुढ़िया को दे देती है, जिसके बाद वो बुढ़िया उनकी शुक्रगुजार होकर चली जाती है। गरीब लोगों की मदद कर चुड़ैल और भूत अपने चोरी का पश्चाताप कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। बिलासपुर नाम का एक सुनसान स्टेशन था। करीब 11 बजे वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में से पकिया बाहर आकर पानी पीने के हैंडपंप के पास जाता है। वो हैंडपंप बेहद पुराना और जाम था। पकिया जोर से उस हैंडपंप को चलाता है कि पानी आने लगता है, जिसे पीकर वो कहता है, अब जाकर मेरा गला तर हुआ है। 2 घंटे से बहुत प्यासा था मैं।
और पानी पीता हूँ। ये पानी पीते ही पकिया गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तभी वो हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। आखिर वो पकिया कहाँ चला जाता है और हैंडपंप खुद से क्यों चल रहा था? क्या वहाँ किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद कुछ लोग स्टेशन से जा रहे थे। तभी एक बच्चे को प्यास लगती है तो उसकी माँ रानी कहती है, चिंटू, पापा के साथ यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रानी को पानी के स्टेशन पर कोई स्रोत नहीं दिखता। फिर उसे वही हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके पास जाकर वो हैंडपंप जैसे ही चलाती है तो उसे कुछ डरावनी हंसी सुनाई देती है। पानी पीना चाहती है क्या? पी लो और अपने बेटे को भी पिला दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, शायद वहम होगा मेरा। रानी हैंडपंप चलाकर जैसे ही उस पानी को पीती है तो फिर से उसे हंसी सुनाई देती है और वो भी पकिया की तरह गायब हो जाती है। वो ट्रेन में एक चुड़ैल और भूत के सामने पहुंच जाती है, जहां भूत ट्रेन को चला रहा होता है और चुड़ैल कहती है, अरे तुम आ गई, स्वागत है तुम्हारा। चुड़ैल, भूत, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? रानी घबराकर ट्रेन की खिड़की और दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, खटखटाती है। ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। तुम चुड़ैल और भूत ने मेरे साथ क्या किया है? ये कौन सी ट्रेन है? मुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मुझे जाने दो। यहाँ एक बार जो आ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता है। अब तुम अपने बच्चों परिवार से कभी नहीं मिल सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा छोटा है। बच्चे छोटे तो सबके होते हैं, जिनकी माँ गुजर जाती है वो भी तो रहते हैं, तुम्हारे बच्चे भी रह लेगा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये और चिक चिक करे उससे पहले इसे भी वहीं भेज दो जहाँ बाकी सबको भेजा है। तभी चुड़ैल मंत्र पढ़कर अपना हाथ रानी के माथे पर रखती है, जिसके बाद वो गायब होकर हैंडपंप की नीचे जमीन में चली जाती है, जहाँ पकिया भी अंधेरे में चिल्ला रहा था। तो रानी कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो जमीन के नीचे की जगह लगती है। हाँ, अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये जगह जमीन तो है, पर हम उसी हैंडपंप के नीचे हैं जहाँ हम पानी पीने के लिए गए थे। इसका मतलब तुमने भी मेरी तरह उस हैंडपंप से पानी पिया था, जिसके बाद उन चुड़ैल और भूत ने हमें इस हैंडपंप के नीचे भेज दिया। हाँ बिल्कुल। तभी उन्हें हैंडपंप चलाने की वहाँ आवाज आती है। लगता है ऊपर कोई इस हैंडपंप से पानी पीने के लिए आया, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। सुनो, क्या तुम्हें ऊपर तक हमारी आवाज आ रही है? इस हैंडपंप से पानी मत पियो, यहाँ से पानी मत पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है? ये आवाज इसी हैंडपंप से आ रही है। राकेश आवाज को करीब से सुनने के लिए हैंडपंप से कान लगाकर सुनता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराहट में पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो भी उस भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल उसके माथे पर हाथ रखती है तो एक पीली रोशनी चमकती है और राकेश भी जमीन में उन दोनों के पास पहुंच जाता है। अरे, ये गीली सी मिट्टी जगह क्यों लग रही है? क्योंकि तुम जमीन में आ गए हो और उसी हैंडपंप के नीचे हो जहाँ तुम अभी पानी पी रहे थे। क्या? हाँ, और हमने तुम्हें बहुत आवाजें लगाई पर तुमने एक नहीं सुनी। इसका मतलब तुम ही वो थे। ये सब क्या हो रहा है? जानते तो हम भी नहीं है, पर इतना तय है, ये चुड़ैल और भूत जरूर किसी बात का बदला ले रहे हैं हमसे। मुझे बाहर जाना है यहाँ से। तभी विहान, जो कि एक पंडित परिवार से था, वो उस हैंडपंप का पानी पीने वाला था कि उसे आवाज आती है, अगर तुम्हें हमारी आवाज आ रही हो तो इस भूतिया हैंडपंप का पानी मत पीना। आखिर चक्कर क्या है? इस हैंडपंप से आवाज क्यों आ रही है? तभी एक बच्ची उस हैंडपंप को चलाकर पानी पीते ही गायब हो जाती है और हैंडपंप भी अपने आप चलने लगता है। इस बुद्धि को सुलझाने के लिए विहान भी उस हैंडपंप के पानी को पीता है, मगर गटकता नहीं है। तभी वो बच्ची के साथ उसी भूतिया ट्रेन में पहुंच जाता है।
अरे आखिर ये दोनों भी हमारी भूतिया ट्रेन में आ ही गए। भूत भूत चुड़ैल, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। लगता है ये चुड़ैल और भूत की कोई साजिश है लोगों को गायब करने की। मैं इस पानी को अभी गटकूंगा नहीं, कुछ देर बाद उगल दूंगा। अरे मुंह क्यों फुला रखा है, बीवी से गुस्सा होकर आया है क्या? तभी विहान डरकर बिना कुछ बोले मुंडी हिलाता है। लगता है तू कोई गूंगा है। इतने में चुड़ैल उन दोनों को भी उसी हैंडपंप की जमीन में भेज देती है, जहां इतने सारे लोगों को देखकर विहान हैरानी में आ जाता है और इशारों में बात करने की कोशिश करता है। अरे हमारी मदद करो, हमें बचाओ, पानी पीकर हम यहाँ आ गए हैं। डरिए मत। जैसे ही विहान उस पानी को बाहर उगलता है तो वो वापस उसी हैंडपंप के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, यहाँ कुछ लोग इस हैंडपंप के नीचे हैं। मुझे पता लगाने के लिए उन चुड़ैल और भूत के पास फिर से जाना होगा। विहान 24 घंटे सोचता है, जिसके बाद वो निश्चय करता है कि गंगा जल के लिए उन भूत और चुड़ैल के पास जाएगा। तभी वो हैंडपंप में कहता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुमने सुना? लगता है ये वही आदमी था जो हमें बचाने के लिए यहाँ आया था। शुक्र है भगवान का। बेटा अब तुम भी मत रो, हम बाहर आने वाले हैं। विहान फिर से उस पानी को पीता है, जिसे पीते ही वो भूत और चुड़ैल की भूतिया ट्रेन में आ जाता है और मंत्रों का जाप करता है। अरे तू यहाँ फिर से कैसे आ सकता है? तेरे को तो हमने भेज दिया था ना। हाँ, भेज दिया था। बेहतर होगा तुम ये बताओ कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वरना गंगा जल डालकर तुम्हें जला दूंगा। हम कुछ नहीं बताएंगे। तो तैयार हो जाओ, इस पवित्र जल से तुम्हें तेजाब की भांति महसूस होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करो, हम बताते हैं। 6 महीने पहले हम कोल्हापुर जा रहे थे, तभी स्टेशन पर हमें प्यास लगी। हम दोनों पानी लेने गए थे। उसी हैंडपंप से 2 गुंडे किसी औरत का सामान चोरी कर रहे थे। हम दोनों ने उन्हें मना करते हैं तो वो दोनों गुंडे हमसे लड़कर हमारा सर हैंडपंप में जोर से मारते हैं, जिससे हमारा सर बहुत चोटिल हो जाता है और खून निकलने लगता है। आसपास के लोग डरकर भाग जाते हैं। वो हमारी मदद नहीं करते। हम पुकारते रहते हैं कि बचाओ बचाओ, पर कोई हमारी नहीं सुनता। हम मरने के बाद भूत और चुड़ैल बनकर कहते हैं, इन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी ना, अब हम इस ट्रेन को और हैंडपंप को भूतिया बना देंगे। इसलिए हम लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें पानी के जरिए हैंडपंप से बुलाते हैं और इधर ही नीचे छोड़ देते हैं। बहुत हो गया, अब तुम्हारा। उन लोगों को रिहा करो। बिल्कुल नहीं। ये कहते ही चुड़ैल उस पर अपनी शक्ति का ऐसा प्रयोग करती है कि वो उछलकर ट्रेन से बाहर चला जाता है और घायल होकर कहता है, हे भगवान, मैं उन लोगों के कैसे बचाऊं? अरे हाँ, मुझे उधर जाना चाहिए। विहान को उस वक्त कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो भागकर उस हैंडपंप के पास जाता है और उसे हर जगह से देखने लगता है। कहाँ है, कहाँ है? कोई तो धब्बा होगा इधर। ये रहा, मिल गया। इसी खून के निशान से वो अभी तक इस हैंडपंप से जुड़े हुए हैं। मुझे खत्म करना होगा और ये काम इसी गंगा जल से होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा कहकर महान पवित्र गंगा जल उस हैंडपंप में वो डाल देता है और हैंडपंप चलाता है। जैसे ही हैंडपंप के अंदर की नकारात्मक शक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं और वो हैंडपंप जलने लगता है, साथ ही चुड़ैल और भूत भी जलने लगते हैं। उनके जलते ही हैंडपंप के नीचे बसे लोग ऊपर आ जाते हैं और रोकर विहान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, ये मेरा फर्ज था। और सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी है भीमपुर गांव में रहने वाले भूपेंद्र की, जो पेशे से एक ट्यूशन टीचर था। गांव के बच्चों से लेकर अपने बेटे को भी भूपेंद्र खुद ही ट्यूशन की कोचिंग दिया करता था। भूपेंद्र के परिवार में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें उसकी पत्नी संध्या और बेटा अजीत शुमार थे। अजीत 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अजी अब बस भी कीजिए, एक सवेरे से भूखे प्यासे बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए सांझ हो गई। संध्या, तुम जानती हो ना? हाँ जानती हूँ कि आप अपने बेटे अजीत को बेहतर परवरिश और उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, इसीलिए दिन रात बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन में भले आपको कुछ दिया ना दिया, मगर आपकी आंखों पर चश्मा जरूर चढ़ा दिया। चश्मा हम टीचर की पहली पहचान है मोहतरमा। चलो अब जल्दी से खाना परोस दो, मुझे किसी जरूरी काम से सक्सेना सर से मुलाकात करने जाना है।
भूपेंद्र खाना खाकर देर शाम सड़क से चलने लगता है। तभी पूरा आसमान देखते ही देखते सावन भादों के बरसाती बादलों से भर जाता है और भारी बरसात होती है। अरे इस बरसात को भी अभी शुरू होना था। तेज बारिश के चलते चश्मा भी धुल गया। अब सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। सड़क पार करते हुए भूपेंद्र की आंखों की रोशनी धीमी दिखने के चलते तेजी से आ रही क्रेन उसको कुचल कर चल देती है। पूरी सड़क भूपेंद्र के खून से सन जाती है और भूपेंद्र का भूत उसके शव को भेदकर बाहर निकल आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकता। अभी मुझ बाप के कंधे पर बेटे के भविष्य को संवारने का बोझ है। भूत अपने शव को देखकर खून के आंसू रोने लगता है। अपनी मंजिल के पड़ाव के एकदम पास आकर मैं नहीं जा सकता। अरे मुझे घर जाना है। मौत को मात देकर भूत हवा में हाथ लहराता हुआ तेज रफ्तार से गांव की सीमा में घुस आता है। मुझे जल्दी से अपने इस भूतिया अवतार को इंसानी वेशभूषा में बदलना होगा। भूतिया ट्यूशन टीचर अपने शक्ति से साधारण इंसान में बदलकर घर पहुंचता है। वो एक भयानक तूफान में फंस गया था, मगर अब मैं लौट आया हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और चोरी की नाई नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मुझे अजीत को पढ़ाना है। भूत अपने बेटे अजीत को पढ़ाने लगता है और अचानक उससे कहता है, अजीत। जी पिताजी। बेटा तुम पूरे 17 साल के हो चुके हो। समय के साथ तुम्हें सयाना भी होना होगा, क्योंकि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे और घर की जिम्मेदारी संभाल पाओगे। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर कल ना रहूँ। रात में सभी जन के सो जाने के बाद भूत अपने भूतिया अवतार में आकर कहता है, भगवान तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मेरे बेटे को यतीम बना दिया। अगर इस पल मैंने अपने भूतिया होने का रहस्य अपनी पत्नी और बेटे से साझा किया तो वो दोनों टूट कर बिखर जाएंगे, मगर सही समय आने पर मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। अगली सांझ गांव के सारे बच्चे भूत से ट्यूशन पढ़ने आते हैं। भूत सभी को पढ़ाता है। का से कबूतर, खा से खरगोश। मोहित खड़े हो जाओ और बताओ का से क्या होगा? का से कुक्कड़ आते मास्टर जी। ये सुनकर भूतिया ट्यूशन टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहता है, चुप करो मोहित। अरे साकार करोगे तुम अपने माँ पिताजी के सपने? अरे जानते भी हो तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे माता पिता लोगों के यहाँ बंधुआगिरी करते हैं और तुम ये बेवकूफियां करते हो। समय की कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। ये कहते हुए भूत एकदम भावुक हो जाता है। भूत की बातें जैसे नन्हे मोहित के मन को भेद देती हैं, जिसके बाद वो कुछ ही क्षणों में पूरी वर्णमाला सुनाता है। शाबाश मोहित, तुमने तो घंटे भर के भीतर ही सारी वर्णमाला का वर्णन कर दिया। बच्चों, आज की ट्यूशन क्लास यहीं खत्म होती है। तुम सभी अपने घर जा सकते हो। सभी बच्चे अपना बस्ता उठाकर घर की ओर रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद भूत अपने कमरे के भीतर बैठा अजीत को पढ़ाने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर घड़ी की सुई पर पड़ती है, जिसे देख उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। अरे 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट की देरी है। मेरा भूतिया अक्ष किसी भी पल मुझ पर प्रकट हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा। अजीत, आज के लिए इतना ही बहुत है। जाओ, जाकर सो जाओ। रात भी काफी हो चुकी है। कल सुबह तुम्हारा स्कूल में असाइनमेंट है। अजीत के जाते ही भूत अपने भयावह रूप में भर जाता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। भूत हर एक दिन रात के 12 बजे के पहर अपने भूतिया अवतार में आया करता। दिन सप्ताह महीने में ढलते हैं। एक रात भूतिया ट्यूशन टीचर जब बच्चों को भेजकर अजीत को पढ़ा ही रहा था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि घड़ी का सेल खत्म होने से कि सुई एक ही स्थान पर ठहर गई है और 12 बजते ही भूत सिर से पांव तक भूतिया रूप में सराबोर हो जाता है, जिस वजह से अजीत थरथरा कर चीखता है। संध्या भूपेंद्र का भूतिया अवतार देखकर भौचक्की रह जाती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, कौन हो तुम? संध्या, मेरी बात सुनो। मैंने कहा दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे से। मेरे पति का भेष धरने वाले कौन हो तुम? मेरे पति भूपेंद्र कहाँ हैं? मैं ही भूपेंद्र हूँ। तुम सिर्फ एक भूतिया ट्यूशन टीचर हो। मेरे पति भूपेंद्र भूत नहीं है, वो मुर्दा नहीं जिंदा है। भूत संध्या के सामने अपना दोनों रूप दर्शाते हुए कहता है, संध्या, मेरी मौत तो उस बरसात की बौछार में ही हो चुकी थी, मगर बेटे के भविष्य की गहरी चिंतन के चलते मेरी अतृप्त आत्मा भयानक भूत में बदल गई। हमारे घर की माली हालत भली ही नहीं थी, इसलिए मुझे भूतिया ट्यूशन टीचर बनना पड़ा ताकि तुम दोनों भूख से न बिलबिलाओ। मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा। मैं भूत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ये सुनकर संध्या की आंखें आंसू के समंदर में शुमार हो जाती हैं और वो कहती है, आपके इस बड़े त्याग ने आज ये बयां कर दिया कि आज भी दुनिया में इंसानियत कायम है। अक्सर जो कुछ जिंदा माँ बाप नहीं कर पाते, आपने नियति के नियमों को तोड़कर भूत बनकर अपने बेटे के भविष्य के लिए किया, जो जिंदों की इस दुनिया में जीता जागता प्रमाण है। दोनों माँ बेटे भूत के संग बेखौफ होकर रहने लगते हैं। हर एक दिन के घटने के साथ भूत के जाने का पड़ाव पास आता है। मेरे पास ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा है। तुम दोनों से दूर होने का पड़ाव बेहद पास है। मैं इस पल को जी भर कर जीना चाहता हूँ।
भूत अपने परिवार के साथ सुनहरा पल साझा करता है। साथ ही अजीत को जीतोड़ मेहनत से पढ़ाता है। उसकी मेहनत विशेष प्रभाव दिखाती है और आखिरकार अजीत पूरे विद्यालय में 12वीं की परीक्षा में अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण होता है। अंत में जाते हुए भूत कहता है, आज इस भूतिया पिता ने तुम्हारा भविष्य की चढ़ाई पूरी की। अजीत, तुम मेरे सपने पर खरे उतरे। अब तुम दोनों जीवन भली चंगी तरह काट लोगे। जो बदहाल जीवन मैंने जिया था वो तुम्हें भविष्य में कभी नहीं जीना पड़ेगा। अलविदा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस ट्यूशन को मेरी गैर हाजिरी में मुझसे भी बेहतर तरीके से चलाओगे। ये कहकर भूत सदा के लिए ओझल हो जाता है। जिसके बाद अजीत अपने पिता के ट्यूशन को अपनी जीविका बनाकर बहुतेरे बच्चों को पढ़ाकर आसान तौर से अपनी जीविका चला रहा था, मगर अक्सर वो अपने पिता के साथ बिताए हुए सुनहरे लम्हों को याद करता था।